दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार का आर्थिक सर्वे जारी हो गया है। बहुत सारे महत्वपूर्ण आंकड़े उसमें हैं। एक एक करके हम उन सभी आंकड़ों को अलग अलग सेक्टर्स में क्या हो रहा है, भारत के किस क्षेत्र में क्या विकास हुआ, क्या चुनौतियां सामने आई, वो सब हम आने वाले दिनों में वीडियोस में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, कहां पे तरक्की हो रही है और कहां पे चुनौतियां हैं। उस हिसाब से आप अपना कैरियर डिसाइड कर सकते हैं, आप उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको यह भी पता रहेगा कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाना है तो कहां पे लगाएं और किस सेक्टर के अंदर आने वाले दिनों में कितनी तरक्की या चुनौतियां दिख सकती है। इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। आजकल हम क्या चर्चा कर रहे हैं? भारत ने एफटीए साइन की है, दूसरी तरफ रुपया लगातार गिरता जा रहा है और तीसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें विरोधाभास है। इसीलिए भारत की आर्थिक स्थिति को समझना और अलग अलग सेक्टर का विस्तार से एनालिसिस करना जरूरी है। आपसे निवेदन है कि आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है और उसके साथ मेरे कुछ सुझाव भी हैं, जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने जितने भी साथी लोग हैं उनमें शेयर करिएगा। जो व्यापार में हैं, नीति निर्माता में हैं, उन सब के लिए यह काम का हो सकता है। और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की चर्चा। आर्थिक सर्वे में ऐसी कौन सी सच्चाई सामने आई जिसके बारे में वास्तव में हमें सोचना होगा? क्योंकि जो हम भाषणों में सुनते हैं, जो चुनाव की रैलियों में सुनते हैं, जो हम भारत सरकार के एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं और जो आर्थिक सर्वे वो भी भारत सरकार का है, इनमें इतना फर्क क्यों है, इसको समझना जरूरी है। मेक इन इंडिया 2014 में लागू हुआ, लेकिन आज भी भारत का घाटा 280 बिलियन डॉलर है। अब ये 280 बिलियन डॉलर भारत का घाटा कहां से हो गया, कैसे इसकी भरपाई होगी, इसको भी समझना होगा। और ये एक साल का घाटा नहीं है, ये पिछले कई सालों से 280 250 के आसपास ये घाटा चल रहा है। तो दोस्तों आंकड़ा क्या बोलता है? आंकड़ा ये बोलता है कि भारत का जो एक्सपोर्ट्स है वो 2% से भी दुनिया के व्यापार से कम है। अब दुनिया का व्यापार कितना है इसको देख लेते हैं। 2019 में 19 ट्रिलियन डॉलर था, जो आज बढ़कर हो गया ऑलमोस्ट 24 ट्रिलियन डॉलर और बीच में ये 25 भी पार कर गया था। अब ये कुछ ट्रम्प साहब की मेहरबानी है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरे प्रोसेस में ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन डॉलर का पिछले 5 साल में दुनिया में व्यापार बढ़ा है। भारत में क्या हुआ है इसको भी देख लेते हैं। भारत में अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले 3-4 साल के अंदर हमारा व्यापार वहीं का वहीं है। हमारे एक्सपोर्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारा जो इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है और अगर हम यहां देखें तो करीब 265, 245, 287 और ये अभी 6 महीने का आंकड़ा है। अगर यही चलता रहा तो ये 300 पार कर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये चिंताजनक स्थिति है। अब सवाल इस बात का है कि फिर ये घाटे की भरपाई कैसे हो रही है? ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसको हम बोलते हैं ना मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, ये सब स्कीमें जो हैं वो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए है। लेकिन क्या बढ़ पाया और क्यों नहीं बढ़ पाया, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो हमारा एक्सपोर्ट है ये नहीं, जो हम इतना प्रयास कर रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इतने सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं कि भारत की तरक्की हो, वो क्यों नहीं काम कर पा रहे? अगर कर रहे हैं तो कहां कर पा रहे हैं? इन दोनों चीजों को समझना भी जरूरी है। तो एग्रीगेटेड ट्रेंड क्या है? 2022-23 के बाद से अभी तक, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, आप फिर मेरे को मत बोलिएगा
कि मैं मोदी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं दोस्तों, मैं आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं। आपको अच्छा लगता है तो भी आपको सोच है, आपको बुरा लगता है वो भी आप ही की सोच है। मैं एज ए मैसेंजर आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं, उसका एनालिसिस कर रहा हूं मेरी समझ के हिसाब से। मुझे मोदी साहब की सरकार को क्रिटिसाइज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे हिंदुस्तान की तरक्की में इंटरेस्ट है। इस बात का ध्यान रखिए। स्टैग्नेंट इन डॉलर टर्म्स मतलब जो हम व्यापार कर रहे हैं ना वो स्टैग्नेंट है। इसका मतलब मेक इन इंडिया PLI से हमारे एक्सपोर्ट को कोई अभी तक फायदा नहीं दिख रहा है। नॉमिनल ग्रोथ इन वॉल्यूम लेड नॉट प्राइस लेड। अगर ग्रोथ दिखी भी है कि हमने टारगेट पूरा कर लिया है तो दाम नहीं बढ़े, हमने क्वांटिटी बढ़ाई है। मतलब अगर टोटल रियलाइजेशन उतना है और दाम नहीं बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब पर यूनिट जो हमें रियलाइजेशन हो रहा है वो घट रहा है। इसका मतलब हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका मुनाफा भी घट रहा है। और अगर उनका भी मुनाफा घट रहा है तो उनके साथ जो पूरे लोग वैल्यू चेन में लगे हुए हैं, चाहे वो किसान हैं, MSME हैं, वो भी नहीं कमा पाएंगे क्योंकि एक्सपोर्टर ही नहीं कमा पा रहा है। इस बात को समझना होगा। एक्सपोर्ट यूनिट वैल्यू ग्रोथ इज वीक इंडिकेटिंग लिमिटेड प्राइसिंग पावर। और अगर आप आंकड़ा देखें, हमारी प्राइसिंग पावर तो है ही नहीं। कारण बहुत सिंपल है, हम क्या बेचते हैं? हम बेचते हैं कमोडिटी, चावल, मीट, मछली, सी फूड्स, कुछ मसाले, टेक्सटाइल, ये सब कमोडिटीज हैं। आप इनको ब्रांडेड कमोडिटी बोल सकते हो। इनमें कहीं पे भी कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप बाजार में दादागिरी कर सको और ये कह सको कि भैया ये रेट है, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। हम इस स्थिति में नहीं है। बायर क्या बोलता है? मेरे को पाकिस्तान से बासमती X प्राइस में मिल रहा है, तुम X माइनस में दोगे? या टेक्सटाइल मुझे बांग्लादेश में इस प्राइस पे मिल रहा है, तुम उससे सस्ते में दोगे? उनको पता है। और भारत के अंदर भी मेरे को X एक्सपोर्टर इतने में दे रहा है, तुम मुझे उसके सस्ते में दे सकते हो। जो बायर है ना वो भारत में एक्सपोर्टर्स को लड़ा लड़ा के दाम कम कराते हैं और अपना फायदा उठाते हैं, और हम लड़ते रहते हैं। ये भी मजे की बात है, हम आपस में ही लड़ते हैं बायर का फायदा करने के लिए। देश का फायदा नहीं हो रहा, ना हमारा हो रहा है। ये ताजुब और ट्रेजेडी है हिंदुस्तान के व्यापार की। एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंडेक्स 179, एक्सपोर्ट यूनिट इंडेक्स 164। अब आप देख लीजिए, हमारा वैल्यूएशन, हमारी बार्गेनिंग पावर नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, व्यापार में ना वही आदमी कमाता है जिसके पास बार्गेनिंग पावर होती है। अगर आपके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है तो आप नहीं कमा पाओगे। आपको सिर्फ आपकी मेहनत का पैसा मिल रहा है, लेबर जॉब मिल जाता है, कमाई नहीं हो पाती। नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरियोरेटेड वर्सेस प्री कोविड लेवल। प्री कोविड में हम लोग ज्यादा अच्छा कर रहे थे। कोविड के बाद हमारी जो बार्गेनिंग पावर है, अगर मैं ध्यान से देखूं, नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड ये घटा है। क्या हम इतने मजबूर हो गए, या बाजार कहीं और चला गया और अब हम बाजार को चेज कर रहे हैं और डिस्काउंट दे रहे हैं? ये हमें सोचना होगा। एक्सपोर्ट कॉम्पोजिशन, इसको भी समझ लेते हैं कि हमारे यहां से हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रांसपोर्ट, एपरेल्स एंड टेक्सटाइल, जिसको लेके अभी FTA में भी बात हुई, जेम्स एंड ज्वेलरीज। ये वोलेटाइल है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट और डॉलर में डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। 90% जो जेम्स एंड ज्वेलरी है ना, इसका जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्टेड। हम सिर्फ लेबर जोड़ते हैं और वापस बेच देते हैं। स्ट्रक्चरल वीकनेस क्या है? हमारी जो डिपेंडेंसी है ना वो लो मीडियम वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग है। हम हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे क्योंकि हमारे यहाँ R&D नहीं है, इनोवेशन नहीं है, डिजाइन कैपेबिलिटी नहीं है। हम सिर्फ ब्रांडेड कमोडिटीज बेच रहे हैं, इसीलिए वैल्यूएशन नहीं मिलता है। लिमिटेड पेनिट्रेशन इन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि बगैर रिसर्च के वो हो नहीं सकता। हाई एंड मशीनरी, रिसर्च के बगैर वो हो नहीं सकता। केमिकल्स एंड फार्मा API, हम खुद अपनी जरूरतें चाइना से लाके पूरी करते हैं। एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, ये भी हम कंपोनेंट्स लाते हैं, असेंबल करते हैं और वापस बेचते हैं। इन सब पे PLI की ऑप्शन दी है भारत सरकार ने, उसमें भी प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि आप ये कहते हो मोबाइल फोन बनाओगे तो हम PLI देंगे। क्या आपने कोई कंपोनेंट वाइज PLI देखे?
कि साहब कैमरा बनाइए, सर्किट बोर्ड बनाइए, कीबोर्ड बनाइए, फ्रेम बनाइए, उसका कवर बनाइए, उसका ग्लास बनाइए, ये भी पीएलआई जरूरी है, कंपोनेंट्स के पीएलआई भी जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ। अब उम्मीद है भारत सरकार इस चुनौतियों को समझ रही है और अपनी पॉलिसीज में सुधार कर रही है। द एक्सपोर्ट बास्केट रिमेन्स ब्रॉड बट शैलो। छोटी छोटी हम 50 चीजें बेचते हैं, लेकिन कितना? कोई $50 मिलियन, कोई $20 मिलियन, कोई $10 मिलियन, कोई 5 कंटेनर, कोई 10 कंटेनर। हम कहीं पे भी वर्ल्ड लीडर नहीं है। जहां हमें प्राइस आर्बिट्राज मिलता है कि चलो ये कस्टमर खरीद लेगा, हम उसको बेच देते हैं। या जहां से उसको लगता है कि चाइना से लेना रिस्की है या नहीं ले पा रहा हूं, उसको कंफर्ट भारत में वो ले लेगा। हम लेकिन मार्केट लीडर नहीं है, इस बात को समझना हो। इसीलिए जो हमारे को वास्तव में जो क्वेश्चन मिलता है ना, इस सब घाटे को पूरा करने के लिए, वो है हमारी सर्विस एक्सपोर्ट्स। ये रियल क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं? इनविजिबल सर्विस लाइक आईटी, रेमिटेंस एंड बिजनेस सर्विसेज। कितना होता है? करीब 260। दिस ऑफसेट 70 to 80% ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट। जो ऊपर $250 बिलियन के आसपास खर्चा था, उतना ही करीब हम लोग यहाँ पे रेमिटेंस और बाकी खर्चों से जो पैसा हमें मिल जाता है, उससे हम अपना गुजारा कर लेते हैं। इस बात को समझना होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये जो रेमिटेंस है, ये राष्ट्र निर्माण में काम आना चाहिए था, क्योंकि हमारे एनआरआई वापस पैसा भेज रहे हैं। वो जब एनआरआई पैसा वापस भेजते हैं अपने घरों में, करीब $125 बिलियन के आसपास, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। हम क्या करते हैं? उसका राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने की जगह हम वो पूरा पैसा चाइना को दे देते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना है, करीब 100 बिलियन के आसपास। तो जो विदेशी पैसा हमें मिलता है, वो हम चाइना के हवाले कर देते हैं। ये ट्रेजेडी हमारे साथ है। विदाउट सर्विसेज करंट अकाउंट वुड बी अनसस्टेनेबल। ये मैसेज बहुत सीरियस है। अब सबसे बड़ा खतरा क्या हो रहा है दोस्तों? इसको समझना होगा। हमारा सर्विसेज में चैलेंज क्या आ रहा है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन हो रही है, लोअर एंड के जॉब खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब जो हमें अभी मैनुअल पर मैन आवर जो चार्जेस हमारी कंपनियां लेती थी, अगर वो खत्म हो गया, तो ये जो $260 बिलियन है, ये से 200 रह जाए, हमारा घाटा और बढ़ जाए, जो बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसीलिए अगर इसको आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो रुपया है वो क्यों कमजोर हो रहा है। अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, मैंने बोला था कि मार्च तक मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि ये 92 93 क्रॉस कर जाएगा, जब ये 89 के आसपास था। तब लोगों ने कहा था नहीं, ये नीचे जाएगा, ऐसे कैसे ऊपर चला जाएगा, और कमेंट्स, बड़े तरह के कमेंट आए थे। आज हम कहाँ हैं? हम 92 पार कर गए। अभी मार्च आने में 2 महीने हैं। मार्च एंड की अगर मैं बात करूं, तो क्या ये 93 पार करेगा? आप मुझे खुद बता दीजिए, क्या मेरा एनालिसिस गलत था? इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल को ध्यान से देखिए। मैं हवाबाजी नहीं करता हूं, मैं आपके सामने तथ्य रखता हूं, यही मैं दिखाना चाह रहा हूं। तो मेरा सुझाव है इस पूरी स्थिति को बदलने के लिए कि आपको जो मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम है, इसको रिव्यू करिए, क्योंकि हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो हम कर रहे हैं। दूसरा, भारत के जब कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट होते हैं, और मैं कई बार लिख चुका हूं भारत सरकार को, अगर कोई भारत का एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट अमेरिका, यूरोप, किसी भी देश में रिजेक्ट होता है, वो कंसाइनमेंट किसने भेजा, उसकी क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट किसने दी, क्योंकि अगर वो क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट हिंदुस्तान में ही डिटेक्ट हो जाता कि ये डिफेक्टिव है, तो एक्सपोर्ट ही नहीं होता, रिजेक्शन नहीं होता, भारत का नाम खराब नहीं होता। लेकिन करप्शन इतना है कि फर्जी क्वालिटी रिपोर्ट्स बन जाती है। उस फर्जी क्वालिटी रिपोर्ट के भरोसे आप एक्सपोर्ट करते हो, क्योंकि उसमें आपको इंसेंटिव मिल जाता है सरकार से, और जब वो रिजेक्ट हो जाता है, उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, सिर्फ पेपर वर्क होता है, इंटीमेशन आता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे देती है कि आप देखो, और वो उसके ऊपर कुछ नहीं करते हैं। एक सरकारी नोट बनता है कि बात हो गई, ये हो गया, गलती हो गई, जो भी हुआ उस पर पर्दा डाल दिया जाता है, और फिर गलतियां दोहराई जाती हैं। क्या ऐसी कंपनियों को जब तक वो पूरा सिस्टम का दोबारा ऑडिट ना कराएं, अगले 6 महीने के लिए आप उनका एक्सपोर्ट नहीं रोक सकते? और जिस लेबोरेटरी ने फर्जी सर्टिफिकेट दिया, क्या उस पर ताला नहीं लगा सकते?
जब तक आप कड़े कदम नहीं उठाओगे सुधार नहीं होगा। चाइना ने यही किया था। वहां पे एक डेयरी कंपनी के मालिक ने एडल्ट्रेशन किया था, उसको फांसी की सजा हो गई। वहां पे फूड सेफ्टी जो इंचार्ज था, डायरेक्टर था, वो भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया, उसको भी मौत की सजा दी। हमारे यहाँ कितने अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं, बाकी तो टफ सजाएं अलग बात है। इसीलिए क्वालिटी में फर्क दिखता है। Ensure any laboratory, government or private, issuing fake quality certificate are punished properly so that image of India should not suffer in the world market. ये मेरा निवेदन है मोदी सरकार को। Import, why they are keep rising? Import growth is structural, not cyclical. अब ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है कि एक सीजन खराब हुआ तो इंपोर्ट बढ़ गया और फिर ठीक हो गया। ये सिस्टमिक है कि जैसे जैसे भारत की डिमांड बढ़ रही है, इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है, इसको ध्यान से समझिएगा। कैसे? क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड्स, गोल्ड, फर्टिलाइजर, केमिकल, हम सब इंपोर्ट करते हैं। इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज इंपोर्ट इंटेंसिव, नॉट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग। इस बात को समझिए। हम मेक इन इंडिया जो कर रहे हैं उसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है। हम कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं और यह असेंबल करके भारत की जनता को देते हैं। हम इंपोर्ट इंटेंसिव हैं, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इसको कैसे बदला जाए, इसीलिए मेक इन इंडिया और पीएलआई और रिलेटेड कानूनों को दोबारा देखने की जरूरत है। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट डबल एज स्वॉर्ड। आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो, भारत में फैक्ट्रियां लगे, एयरपोर्ट्स बने, एयरपोर्ट्स की मशीनें कहां से आ रही हैं? सब चाइना से। रेलवे स्टेशन कहां से मशीनें आ रही हैं? चाइना से। बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी कहां से आ रही है? चाइना से, जापान से। हम इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहे हैं, फैक्ट्रियां दूसरे देशों की ज्यादा चल रही हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट का फायदा दूसरों को हो रहा है, हमें नहीं हो रहा, यह भी समझना होगा। बट ऑल्सो हाईलाइट्स इनएडुकेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, ग्रोथ टुडे इक्वल टू इंपोर्ट डिपेंडेंस टुमारो। आज जितनी आज आप तरक्की कर रहे हो उतना आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है, यह हकीकत है। हम आधी बात करते हैं। भारत की जीडीपी की ग्रोथ 6% है, उसमें इंपोर्ट कितना बढ़ रहा है? 6% से ज्यादा। उसको हम नहीं देख रहे, हम आधी बात कर रहे हैं। अर्ध सत्य के सहारे हम जिंदा है। ऑयल इंपोर्ट एक्सपोजर 85% है और इवन विद स्टेबल वॉल्यूम प्राइस वॉलेटिलिटी कीप्स द इंपोर्ट बिल एलिवेटेड। डिवैल्यूएशन से यही होता है। 1 रुपए का डिवैल्यूएशन का मतलब है भारत सरकार को 72,000 करोड़ रुपए का नुकसान। मैं इसका डिटेल एनालिसिस दूंगा आपको। 1 रुपी इक्वल टू 72,000 करोड़। यह भारत के लिए चुनौती है। इसका मतलब एनर्जी ट्रांजिशन हैज नॉट येट ट्रांसलेटेड इनटू ट्रेड कंपैरिजन। हमने ईवीज का काम किया, हमने इथेनॉल पे काम किया, हमने बाकी सब काम किए, पेट्रोल बिल कम नहीं हुआ। इसको समझना होगा कि हम इसको कैसे एड्रेस कर सकें। सो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इस ओवरऑल को अगर हम देखें तो व्हाई क्राइसिस हैज नॉट हैपेंड। सब कुछ होने के बाद भी जब इतनी डेफिशिएंसी है तो समस्या क्यों नहीं बढ़ी, इसको समझ लेते हैं। मर्चेंडाइज ट्रेड लार्ज डेफिसिट, सर्विस ट्रेड लार्ज सरप्लस, ये कंपनसेट हो जाता है। जो घाटा वहां होता है उसको हम यहां से पूरा कर लेते हैं। रेमिटेंस स्टेबल एंड स्ट्रांग, $100 बिलियन के आसपास हर साल भारत को मिलता है। ये हमारे लिए क्वेश्चन है। थैंक्स टू एनआरआईज, जो बाहर विदेश में भारतीय रहते हैं, ये उनके कारण देश चल रहा है। हमारे यहां तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे, वही डॉलर भेज रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट इज अबाउट 0.7 to 1% ऑफ जीडीपी और इसको हम टॉलरेट कर पा रहे हैं। इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट रिमेन्स मैनेजेबल, नॉट बिकॉज एक्सपोर्ट्स आर स्ट्रांग, बिकॉज ऑफ आईटी सर्विसेज, जो डायस्पोरा है, एनआरआईज है, उनका रेमिटेंस और फाइनेंशियल इनफ्लो। व्हाट द डेटा इज रियली सेइंग, जो इकोनॉमिक सर्वे में है वो क्या कह रहा है? इंडिया इज नॉट ए एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी येट। हम कितना भी बोल लें, हमसे आगे है चाइना, वियतनाम, कोरिया। डोमेस्टिक डिमांड ड्राइव्स ग्रोथ, नॉट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। इसीलिए सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, मिलावटी प्रोडक्ट सब बिक जाता है क्योंकि भारत में ही खपत है। जो हम खा रहे हैं ना दोस्तों, या जो हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं,
अगर ये चीज आप वर्ल्ड मार्केट में भेजोगे तो 80% रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो फूड हो, चाहे बाकी प्रोडक्ट्स हो, इवन फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, एग्रोकेमिकल, सीड्स, जहां पे भी आपने उसको अंतरराष्ट्रीय कसौटी पे रखा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम। पीएलआई हैज हेल्ड असेंबली बट नॉट एक्सपोर्ट डोमिनेंस। पीएलआई से हमने असेंबली शुरू कर दी, आईफोन है, बाकी चीजें हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी भी हमने पीएलआई दे के प्राइस इंसेंटिव दिया है, क्वालिटी अपग्रेडेशन नहीं हुई, ये समझना होगा। वैल्यू एडिशन रिमेन्स लिमिटेड क्योंकि रिसर्च नहीं है, तो कैसे होगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज वीक, हम कंपोनेंट लाते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन कंपोनेंट यहां बनाने के लिए अभी हम लोगों ने उतना प्रयास नहीं किया है। एंड ट्रेड डेफिसिट इज स्ट्रक्चरल, इट विल नॉट डिसअपियर विद साइक्लिकल रिकवरी एंड नीड इंडस्ट्रियल नॉट टैरिफ सॉल्यूशन। जो हम एफटीए की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, कल का अगर आपने वीडियो देखा हो कि एफटीए से भारत को क्यों फायदा नहीं होगा, उसका आंसर इकोनॉमिक सर्वे में है। टैरिफ इज नॉट ए प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन इज ए प्रॉब्लम, मींस क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सो बॉटम लाइन क्या है, एक्सपोर्ट्स आर फ्लैट इन रियल टर्म्स, लो वैल्यू एडिशन एंड सर्विस मास्किंग गुड्स वीकनेसेस। क्योंकि हमारा आईटी एक्सपोर्ट है और रेमिटेंस है, इसलिए जो कचरा है उस पर चद्दर डला हुआ है, मिट्टी जहां पे पड़ी है उस पर हमने चद्दर डाल दी। लेकिन इनपुट ड्रिवन क्या हो रहा है, ड्रिवन बाय ग्रोथ, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। हर तरह की टेक्नोलॉजी हम आयात कर रहे हैं। हाई रेजिलियंस, हाई डेफिसिट, जितना हम अंतरराष्ट्रीय बाजार पे निर्भर होंगे उतना हमारा घाटा बढ़ेगा, और यही हो रहा है। तो नेट रिजल्ट क्या है दोस्तों, इंडिया इज फाइनेंसिंग ग्रोथ थ्रू सर्विस एक्सपोर्ट्स। हम एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज, उसका फायदा है। एंड कैपिटल इनफ्लो, नॉट मर्चेंटाइज कॉम्पिटिटिवनेस, हम कॉम्पिटिटिव नहीं है। अनलेस इंडिया अपग्रेड्स एक्सपोर्ट सोफिस्टिकेशन, reduce energy and electronic dependency and integrate into high value global supply chain, तब तक हमको फायदा नहीं होगा। The trade deficit will remain a permanent feature, not a temporary imbalance, और यही हो रहा है। 2014 में जब मेक इन इंडिया हमने शुरू किया था, आज हम 2026 में 12 साल मान लीजिए, 11 मान लीजिए, तब से चाइना से हमारी जो इंपोर्ट और डिपेंडेंसी है वो डबल हो गई। जितना हम भारत में मेक इन इंडिया को पुश कर रहे हैं, उतना हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, उतना हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। तो हम मेक इन इंडिया किसके लिए कर रहे हैं, भारत के लिए या चाइना के लिए, सोचिएगा इसके बारे में। सजेशंस, जैसा मैंने पहले कहा, रिव्यू योर स्कीम्स, इन्वेस्टिगेट द रिजेक्शंस, एंड जो फर्जी सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, चाहे क्वालिटी हो या सर्टिफिकेशन हो, आईएसओ हो, हैसअप हो, उन सब पे ताला लगाइए अगर देश की इज्जत बचानी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके भी कोई सजेशन है दोस्तों, जरूर लिखिए कि हम इस चुनौती को कैसे पार पाएं। पीएलआई में अगर बदलाव करना है तो क्या हो, मेक इन इंडिया में सुधार करना है तो क्या हो। ये डेटा सारा का सारा इकोनॉमिक सर्वे में है, आप पढ़ लीजिए। मैंने उसका जिस्ट आपके सामने रखा है, मर्जी है आपकी, आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं। मेरे लिए तो एक चुनौती। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।